नमस्कार, वक्त हो चला है खबर को समझने का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। जेडीयू से जुड़े बिल्डर गब्बू सिंह मामले की जांच में आईटी की टीम लगातार जुटी हुई है और हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस छापेमारी में जो खुलासे हुए उसने बिहार में भूचाल ला दिया है। गब्बू सिंह और उससे जुड़े लोगों के करीब 30 अलग अलग ठिकानों पर हुई छापेमारी में जो सबूत मिले हैं उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। देखिए रिपोर्ट और फिर खबर तो समझिए। बिल्डर गब्बू सिंह के खिलाफ आईटी की जांच में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। आईटी की जांच में खुलासा हुआ है कि गब्बू सिंह ने टैक्स की चोरी करने के लिए फर्जी कंपनियां बनाई और इन्हीं फर्जी कंपनियों के जरिए वो टैक्स की चोरी किया करता था। अब तक की जांच में 40 करोड़ से अधिक की टैक्स चोरी का खुलासा हो चुका है। दरअसल गुरुवार को गब्बू सिंह और उससे जुड़े ठेकेदारों के पटना, दिल्ली और नोएडा स्थित करीब 30 ठिकानों पर आयकर विभाग ने शुक्रवार को एक साथ छापेमारी की। आईटी की टीम दूसरे दिन भी यानी शनिवार को भी गब्बू सिंह के कई ठिकानों पर जांच में जुटी रही। करीब 36 घंटे तक की छापेमारी में आयकर विभाग को वित्तीय अनियमितता से जुड़े कई अहम सुराग मिलने की बात सामने आई। इस मामले में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। आयकर विभाग की छापेमारी में नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली जैसे शहरों में भी संपत्तियों का खुलासा हुआ है। रांची, दिल्ली, नोएडा, मुंबई, नागपुर, गुवाहाटी में निवेश के कागजात मिले हैं। सूत्रों की माने तो गब्बू सिंह की कंपनी गोविंदा कंस्ट्रक्शन में काले धन के निवेश की भी बात सामने आई है। इसमें कई आईएएस, आईपीएस और सफेद पोश शामिल हैं। यही नहीं, बिहार पुलिस कर्मियों की ट्रांसफर पोस्टिंग के दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। गब्बू सिंह पर हुई आयकर विभाग की कार्रवाई से बिहार में हड़कंप क्यों मच गया? क्या गब्बू सिंह वाकई ब्लैक मनी का इन्वेस्टर है और अपनी कंपनी गोविंदा कंस्ट्रक्शन के जरिए रसूखदारों का ब्लैक मनी व्हाइट करने का काम करता था? आखिर किन किन आईएएस, आईपीएस अधिकारियों और नेताओं से गब्बू सिंह के कनेक्शन हैं? जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का करीबी माने जाने वाला गब्बू सिंह के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सियासत भी बेहद गर्म हो गई है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने इसे लेकर कई सवाल पूछे हैं। साथ ही गब्बू सिंह के राजनीतिक आकाओं की भी जांच कराने की मांग की है। गब्बू सिंह के यहाँ आयकर का जो छापा पड़ा है उसमें केवल आईएएस, आईपीएस ही नहीं तो गब्बू सिंह के जो राजनीतिक आका हैं उनकी भी पहचान की जानी चाहिए और जो उनको राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है उसकी भी जांच की जानी चाहिए। क्योंकि आश्चर्य की बात यह थी कि श्री ललन सिंह लालू यादव के पक्ष में खड़े होकर बयान दे रहे थे, समझ में आ रहा था, लेकिन एक बिल्डर के यहाँ छापा पड़ता है और ललन सिंह तिलमिला जाते हैं। ये समझ में नहीं आता है कि बिल्डर के यहाँ इनकम टैक्स का छापा और तिलमिला रहे हैं ललन सिंह। और साथ ही साथ इनकम टैक्स को इस बात की भी जांच करनी चाहिए कि मेनलैंड चाइना नाम का एक रेस्टोरेंट जिसका पटना में उद्घाटन हुआ, जिसमें जदयू के 2 शीर्ष नेताओं का पुनर्मिलन हुआ था, उस मेनलैंड चाइना का गब्बू सिंह से क्या संबंध था? विभाग को करना चाहिए। साथ ही साथ आईएएस, आईपीएस अन्य जो पदाधिकारी हैं उनके भी नामों का खुलासा करना चाहिए जिनके काले धन को सफेद करने के लिए गब्बू सिंह की कंपनियों का इस्तेमाल हो रहा था। गब्बू सिंह पर 3 बड़े आरोप लगे हैं। इनमें टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और फर्जीवाड़ा शामिल है। इन खुलासों ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। खासकर सियासतदानों से नजदीकी और बिहार के कई आईएएस, आईपीएस अधिकारियों से मिले संदिग्ध लिंक के खुलासे से हड़कंप मच गया है। अब सवाल उठता है कि क्या गब्बू सिंह अधिकारियों के ब्लैक मनी का इन्वेस्टर है? क्या अधिकारियों को मुनाफा कमवाता था गब्बू सिंह? किस किस अधिकारी का था गब्बू सिंह से कनेक्शन? किस किस के ब्लैक मनी को व्हाइट करता था गब्बू सिंह? गब्बू सिंह के ठिकानों पर छापेमारी से कौन कौन से चेहरे बेनकाब होंगे? क्या गब्बू पर छापे की आंच सियासतदानों तक भी पहुंचेगी? न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट।
गब्बू सिंह के ललन सिंह के साथ रिश्तों के खुलासे के बाद से जेडीयू बेचैन है तो बीजेपी हमलावर है। बीजेपी सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने ललन सिंह के साथ रिश्तों पर सवाल उठाए और जांच की मांग की है। गब्बू सिंह के ठिकानों पर हुई कार्रवाई से जेडीयू परेशान है तो इधर कांग्रेस की भी बेचैनी बढ़ गई है। कांग्रेस ने जांच को लेकर सवाल उठाए तो एलजेपी रामविलास गुट का कहना है कि भ्रष्टाचारियों को बचाने की ट्रेनिंग कांग्रेस की रही है। एक व्यापारी आदमी है, उन पर जो टैक्स चोरी का जो आरोप लगा है, इनकम टैक्स का जो लगातार तीसरा दिन छापा पड़ा है, इस पर जो है इनकम टैक्स का अपना काम है वो कर रही है। इसमें जो भी इनमें फंसेंगे या जो क्लू मिलेगा उसके हिसाब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना काम करती है। सरकार के संविधान का एक अलग प्रक्रिया होता है, उस प्रक्रिया के तहत काम हो रही है। इसमें जो जो अधिकारी फंसेंगे, जो जो लोग फंसेंगे वो नपेंगे और कानूनी प्रक्रिया है, कानून अपना हिसाब से काम करती है। इसमें किसी दूसरे को कोई लेना देना नहीं। देखिए, जदयू का कोई भी नेता अभी तक भ्रष्टाचार के मामले में पकड़ा नहीं गया है, लेकिन देश की इकलौती पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार के मामले में पकड़ा गया था। ऑन कैमरा बंगारू लक्ष्मण ने रिश्वत ली थी, पूरे देश ने देखा था। और रही बात गब्बू सिंह की, वो जदयू से क्या नाता है हम नहीं जानते, लेकिन बिल्डर ईमानदारी से भी पैसे कमा सकता है। अभी तक गब्बू सिंह की कमाई भ्रष्ट तरीके से ही हुई है, इसके कोई प्रमाण एजेंसी को नहीं मिले हैं। कांग्रेस का यह बयान हास्यास्पद मुझे लगता है। कह रहे हैं कि व्यापारियों के यहाँ छापे पड़ रहे हैं। भाई, भ्रष्टाचार को बचाने का शुरू से इतिहास रहा है कांग्रेस पार्टी का। अब आज अगर उनको इस तरह से भ्रष्टाचार इनमें नजर नहीं आ रहा है तो ये उनका शुरू से इस तरह की ट्रेनिंग रही है भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की। चाहे इसमें जो भी बड़े लोग शामिल हों, कई आईएएस और कई आईपीएस, कई बड़े अफसरान का नाम न्यूज 18 के माध्यम से देखने को मिल रहा है। और अब आप खबर तो समझिए, बिल्डर गब्बू सिंह के खिलाफ तीसरे दिन भी इनकम टैक्स की चोरी जारी रही, जिसमें हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं और ये छापेमारी में अकूत संपत्ति और आयकर चोरी का खुलासा भी हुआ है। जांच में 40 करोड़ की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ। नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली में भी संपत्तियों का खुलासा हुआ है। वहीं रांची, दिल्ली, नोएडा, मुंबई, नागपुर, गुवाहाटी में भी निवेश के कागजात मिले हैं। गब्बू सिंह की कंपनी गोविंदा कंस्ट्रक्शन में काले धन का निवेश की बात भी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक कई आईएएस और आईपीएस के साथ साथ सफेद पोशों के निवेश के सबूत भी मिले हैं। गब्बू सिंह पर शेल कंपनियों के जरिए काले धन को सफेद करने का आरोप है। इधर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने गब्बू सिंह पर राजनीतिक संरक्षण का भी आरोप लगाया, साथ ही राजनीतिक संरक्षण देने वाले आकाओं की जांच की भी मांग की। सुशील मोदी ने यह भी सवाल पूछा है कि आखिर आईटी की रेड से जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह इतने तिलमिलाए हुए क्यों हैं। साथ ही इससे जुड़े भ्रष्ट आईएएस आईपीएस अफसरों के नामों का खुलासा की भी सुशील कुमार मोदी ने मांग की है ताकि उन पर भी कार्रवाई की जा सके। बढ़ते हैं आगे, हिजाब को लेकर बहस चल रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन अब बिहार के मुजफ्फरपुर में इसको लेकर एक नया बवाल सामने आया है, जहां कॉलेज में हिजाब उतारने को लेकर कुछ छात्राओं और प्रोफेसर के बीच बहस हो गई और फिर यह बहस हंगामे में बदल गई। देखिए रिपोर्ट और फिर खबर तो समझिए। मुजफ्फरपुर के महंतो दर्शन दास महिला कॉलेज के बाहर हंगामा मचा है। विवाद हिजाब को लेकर है। दो छात्राओं का कहना है कि प्रोफेसर ने उन्हें हिजाब हटाने को कहा। इससे इनकार करने पर देशद्रोही करार दिया गया और पाकिस्तान चले जाने की बात कही गई। विवाद के बीच ही छात्राओं के अभिभावक भी वहां पहुंच गए और हंगामा बढ़ने लगा। पहले सुनिए हिजाब हटाने को लेकर हुए विवाद पर छात्रा का क्या कहना है। एग्जाम दे रहे थे, उसके बाद आगे बोलते हैं कि हिजाब खोलो, तुम ब्लूटूथ लगाई हो। हम खोले भी कि देखिए नहीं है। उसके बाद फिर जब हम बांधने लगे तो बोलते कि नहीं बांध सकती। यहाँ पे मजहब का ये नहीं चल रहा है जो तुम हिजाब बांध करके आई हो। नहीं चल रहा मजहब। बोलते खाते कहीं और का हो और गाते कहीं और का हो। छात्रा मामले को धर्म से जोड़ रही है। हालांकि कॉलेज प्रशासन इसे साजिश करार दे रहा है। प्रिंसिपल ने कहा कि छात्राओं को मोबाइल और ब्लूटूथ हटाने को कहा गया था, लेकिन इसे धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई और मुद्दा ऐसा बनाया गया जैसे कोई बहुत बड़ा विवाद हुआ हो। हंगामे के बीच पुलिस पहुंची और मामले को शांत कराया।
जब कहा गया, उसके पास जब टीचर आए और बोले कि तुम भी दिखाओ, क्योंकि उसने हिजाब पहना रखा हुआ था, कान उसके ढके हुए थे, बस यही कहा गया कि कान तुम खोल कर दिखा दो कि ब्लूटूथ का यूज़ तो नहीं कर रही हो। जिस पर लड़की भड़क गई और बोली कि मैं कान नहीं दिखाऊंगी, और टीचर से वो जिरह करने लगी। और उसके बाद वो वहाँ से चली गई कि मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगी, लेकिन अपना कान भी खोल करके नहीं दिखाऊंगी। स्थिति का आकलन कर लिया है, कुछ देर के लिए हम लोग रखते हैं। पर हिजाब को लेकर मामला है। हाँ, परीक्षा चल रहा है, वो चेकिंग के दरमियान में उस तरह की कुछ बात आई थी और इसका समाधान हो गया। पिछले कुछ दिनों से हिजाब को लेकर विवाद सुर्खियों में है। कर्नाटक से शुरू हुआ विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अब बिहार में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। छात्राएं धर्म का हवाला दे रही हैं, तो कॉलेज प्रशासन हिजाब के बहाने दबाव बनाने की कोशिश करने का आरोप लगा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए। हिजाब इख्तियारी यानी एक महिला को हिजाब को चुनने की पसंद है। हिजाब को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस छिड़ी हुई है। कर्नाटक से लेकर ईरान तक ये नारा सुनाई भी दे रहा है। ईरान में हजारों महिलाएं उस कानून के खिलाफ सड़कों पर हैं जो उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पहनना अनिवार्य करता है। वहीं कर्नाटक में कॉलेज छात्राएं हिजाब पहनने के अधिकार की मांग कर रही हैं। हिजाब विवाद पर मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट के जजों की अलग अलग राय जाहिर की थी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के उस फैसले को सही ठहराया था जिसमें स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई गई थी। हाईकोर्ट के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई थी। फ्रांस पहला ऐसा यूरोपीय देश बना जहां पर सार्वजनिक तौर पर हिजाब पर बैन लगाया गया। हालांकि इस कानून को लेकर फ्रांस में लगातार प्रदर्शन और विवाद भी देखने को मिले हैं। तुर्की में भी काफी लंबे समय से धार्मिक लिबास को लेकर विरोध होता आया है। कई दशकों से बुर्का और हिजाब को लेकर यहां पर भी कैंपेन चलाए जा रहे हैं और अब ये मामला बिहार के मुजफ्फरपुर में भी सामने आया। बढ़ते हैं आगे। डेंगू के डंक से बिहार के शहर शहर करा रहे हैं। राजधानी पटना में हालात और भी ज्यादा भयावह हो चुकी है। ऐसे में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को रोकने को लेकर पटना के गांधी मैदान से डेंगू महाअभियान की शुरुआत की गई। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। डेंगू के खिलाफ विशेष अभियान। फॉगिंग महाअभियान की शुरुआत। पंद्रह 15,000 कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। डेंगू के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए पटना के गांधी मैदान से महाअभियान की शुरुआत की गई। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने हरी झंडी दिखाकर फॉगिंग मशीनों और एंटी लार्वा दस्ते को रवाना किया। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने डेंगू की रोकथाम को लेकर हर संभव मदद का भरोसा दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि डेंगू से बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट है। डेंगू के लिए अलग से अस्पताल में वार्ड बनाए गए हैं, उसकी भी हम लोग लगातार जो है समीक्षा कर रहे हैं। कहीं गलती ना हो, चूक ना हो, इसको लेकर के हम लोग भी खुद जाकर के औचक निरीक्षण कर रहे हैं ताकि जनता को जो है तकलीफ ना हो और जल्द से जल्द डेंगू को हम लोग कंट्रोल में कर लें। इस पे हम लोग जो है पूरा ध्यान दे रहे हैं और आप सब लोग जान रहे हैं कि पूरा पटना का हर एक वार्ड में हम लोगों को कवर करना है और ये हर ऑल्टरनेट डे, क्योंकि तीसरे दिन में 2 दिन लगेगा पूरा कवर होने में, फिर तीसरे दिन से फिर जहां फॉगिंग हुई थी फिर वहां फॉगिंग होगी, इसकी भी व्यवस्था जो है कराई गई। डेंगू से बचाव को लेकर महाअभियान की शुरुआत के बाद पटना के अलग अलग वार्ड में निगम के अधिकारियों के निर्देश में छिड़काव कार्य किया जा रहा है। गांधी मैदान में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने डेंगू से जंग जीतने के लिए 75 बड़े वाहन, 100 बाइक्स जिस पर ये फॉगिंग मशीन लगे हुए हैं और 375 कर्मी जो अपने कंधे पर
फॉगिंग मशीन छिड़काव के लिए मशीन टांग कर गली मोहल्ले में घूम घूम कर डेंगू से बचाव के लिए अभियान चलाएंगे। आपको बता दें कि अब अभियान की शुरुआत होते ही जगह जगह पर ये फॉगिंग मशीन से छिड़काव शुरू हो गया है। और ऐसा ये नहीं है कि छिड़काव पहली बार हो रहा है, पहले भी छिड़काव होते रहे हैं, एक दिन में 3 बार, लेकिन महाअभियान के तहत ये पहला छिड़काव है जो तमाम उन क्षेत्रों में किए जा रहे हैं जहां डेंगू का खतरा महसूस किया जा रहा है। हालांकि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि सिर्फ बिहार ही नहीं, सिंगापुर में भी डेंगू का जो खतरा है वो बढ़ा हुआ है। ऐसे में डेंगू के खिलाफ युद्ध स्तर पर काम करने की जो हम लोग काम कर रहे हैं वो किया जा रहा है, युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है ताकि डेंगू से बचाव मुमकिन किया जा सके। दरअसल डेंगू के डंक से बिहार के कई शहर करा रहे हैं। पटना, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, सीवान, सारण, मुंगेर, नवादा, कैमूर, कटिहार और लखीसराय सहित कई शहर डेंगू की अटैक से बेहाल हैं। डेंगू पर कंट्रोल को लेकर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीम मुस्तैद है। वहीं न्यूज 18 की भी अपील है कि डेंगू से बचाव को लेकर सावधानी बरतें। न्यूज 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। और आइए अब समझते हैं कि क्या आप डेंगू बीमारी से बच सकते हैं। अगर बच सकते हैं तो आप कैसे बच सकते हैं। आसपास के इलाकों में संपूर्ण स्वच्छता का ध्यान रखना होगा। पानी को किसी भी जगह पर इकट्ठा नहीं होने देना होगा। रखे हुए पानी को नियमित रूप से आप बदलते रहिए। गमलों के पानी को हर हफ्ते बदलना जरूरी है। मेनहोल, सेप्टिक टैंक, रुकी हुई नालियों को नियमित रूप से चेक करते रहें। मच्छर मारने वाली मशीन और जाली का उपयोग भी करें। सोते वक्त मच्छरदानी का इस्तेमाल जरूर करें। बिहार में डेंगू के मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि के साथ ही राज्य स्वास्थ्य समिति में कॉल सेंटर भी स्थापित किए गए हैं। कॉल सेंटर में 104 नंबर पर आप अगर कॉल करेंगे तो डेंगू के उपचार से लेकर बचाव तक की सभी जानकारियां आपको दी जाएंगी। कॉल सेंटर में 24 घंटे कर्मियों के अलावा डॉक्टर भी वहां पर उपलब्ध होते हैं जो आपकी समस्याओं को सुनते हैं और उसके हिसाब से डॉक्टर आपको बताते हैं कि आगे आपको क्या करना है। बढ़ते हैं आगे। आईएमए ने पटना एनएमसीएच के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विनोद कुमार सिंह के निलंबन वापसी की मांग की है। साथ ही मांग को लेकर सरकार को अल्टीमेटम भी दिया है, जिसे लेकर डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा कि बेईमानी को सजा जरूर मिलेगी, जिसको जहां जाना है वहां जाए। एसोसिएशन का काम ही होता है कि भाई डॉक्टर के लिए बनाया तो डॉक्टर ही का ना पक्ष रखेगा। हाँ, लेकिन एसोसिएशन को तो ये भी देखना चाहिए कि भाई गलत डॉक्टर के लिए भी पक्ष रखेंगे, ये भी तो देखना चाहिए। सिस्टम में परेशानी है भाई जो सही है उसको ना आप सपोर्ट कीजिएगा। सामने देखिए, आप जो गलत डॉक्टर हैं तो आप उसको तो आप प्रमोट नहीं ना कर सकते, एंडोर्स नहीं ना कर सकते हैं। आप बताओ, जिस डॉक्टर को, जिस सुपरिटेंडेंट को, मेडिकल सुपरिटेंडेंट को ये नहीं पता अस्पताल में, इतना बड़ा अस्पताल है एनएमसीएच, वहाँ डेंगू वार्ड कहाँ है, आप उसका पक्ष रख रहे हैं। तो जहाँ जाना है, जिस स्तर पे लोगों को जाना है जाए, लेकिन हम जनता के लिए हैं, जनता ने हमें चुना है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा है कि ये सरकार जो है जनता की सरकार है, तो जनता के लिए हम लोग काम करेंगे। हम लोग और किसी के लिए थोड़ी ना बैठे। और अब आप खबर तो समझिए। दरअसल तेजस्वी यादव ने एनएमसीएच का औचक निरीक्षण किया था और उस दौरान उन्होंने वहां पर कई तरह की अनियमितताएं भी पाई थी, जिसे लेकर तेजस्वी यादव ने नाराजगी जताई थी। अब तेजस्वी यादव ने कार्रवाई करते हुए एनएमसीएच के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विनोद कुमार सिंह को सस्पेंड कर दिया। एनएमसीएच के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विनोद कुमार सिंह को सस्पेंड किए जाने को लेकर आईएमए ने बिहार सरकार को अल्टीमेटम दिया है। आईएमए ने निलंबन की कार्रवाई को गलत बताते हुए डॉक्टर विनोद कुमार सिंह के निलंबन को वापस लेने की मांग की है। आईएमए इस मामले में सीएम नीतीश कुमार को संज्ञान लेने की मांग कर चुका है। साथ ही मांग नहीं माने जाने पर संघर्ष का ऐलान भी किया है। आईएमए के चेतावनी पर अब तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया कि आईएमए डॉक्टरों की संस्था है और वो डॉक्टरों का ही पक्ष लेगा। साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि बेईमान को सजा जरूर मिलेगी, जिस किसी को जहां जाना है वहां जाए। और
और इसी बीच देखिए अब आपको भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में कप फीफा वर्ल्ड कप के मुकाबले के बारे में जानकारी देते हैं, जहां पर भारत और ब्राजील आमने सामने होगी। तो झारखंड की फुटबॉलर बेटियों के परिजन भी दर्शक दीर्घा में मौजूद रहेंगे। हटिया रेलवे स्टेशन से जैसे ही तपस्विनी एक्सप्रेस खुली, फुटबॉलर बिटिया अनीता कुमारी और नीतू लिंडा की सहेलियां ट्रेन पर सवार होने के लिए दौड़ पड़े। ये दोस्त और परिजन भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम के दर्शक दीर्घा से झारखंड की फुटबॉलर बेटियों का हौसला बढ़ाते नजर आएंगे। जी हां, न्यूज 18 की खबर पर यह सपना सच हो सका। बीजेपी सांसद आदित्य साहू की मदद से फुटबॉलर बेटियों की सहेलियां तपस्विनी एक्सप्रेस से भुवनेश्वर रवाना हुई। मैं आप लोगों का टिकट ट्रेन के से जाने के लिए करा दूंगा और हम तुरंत टिकट करा करके उनके परिवार के लोगों तक उनके कोच के माध्यम से भेजने का काम किया है। और फिर उन बच्चियों ने कहा कि वहाँ भी मैच में देखने के लिए टिकट लगता है, तो हमने वो भी कहा है कि वहाँ भी टिकट लगने में जो भी लागत आएगी उसका भी मैं वहन करूँगा, किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। और मांझी की गांव और गलियों में फुटबॉल खेलते हुए अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप में दमखम दिखा रही अनीता और नीतू बिटिया पर पूरे झारखंड को नाज है। पर गरीबी के चलते उनके परिजनों का भुवनेश्वर जाने के सपने पर ग्रहण लग गया था। तभी न्यूज 18 की खबर पर बीजेपी सांसद आदित्य साहू ने मदद का हाथ बढ़ाया। झारखंड सरकार की भी नींद टूटी और खेल महकमे ने परिजनों के साथ साथ कोच को भुवनेश्वर ले जाने के लिए विशेष इंतजाम करने का ऐलान कर दिया। बहुत अच्छा, थैंक यू सर कि हम लोग को बहुत सारे कोऑपरेट मिला और ये जो सौभाग्य मिला अभी मैच देखने के लिए सबसे बहुत बार जो न्यूज में इतना सारे चला, तो इसके लिए सबको लगा जाओ, इसलिए सब धन्यवाद करना चाहता हूँ सर। तो अपने दम पर पूरी दुनिया में देश और झारखंड का नाम रोशन कर रही फुटबॉलर बेटियां जब ब्राजील से भिड़ेंगी तो उनके परिजन और उनके साथी भी उनकी हौसला अफजाई करते दिखेंगे। तपस्विनी एक्सप्रेस निकल चुकी है। नीतू लिंडा और अनीता के साथी खिलाड़ी अपने दोनों साथी सखी सहेलियां जिसको कहेंगे, अब मैच देखने के लिए रवाना हो चुकी हैं। 17 अक्टूबर को जो मैच होना है, तो सभी जो गांव की जो उनकी सहेली है, जो राष्ट्रीय फुटबॉलर भी है, मैच को देखेंगी। परिवार और कोच कल यहां से निकलेंगे। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। गुहार लगा